क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये समझो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ क्या। आपको ये पता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ये पाइवोटेड पॉइंट है। अब अगर हम लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ये हमने फोर्स लगा दिया F1, तो आप मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा या ऐसे करके घूमेगा। भाई इस पॉइंट पे ये फिक्स है, मतलब ये फिर से ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और आपने ये फोर्स लगाई, तो ये कैसे घूमेगा। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ये ऐसा वाला मूवमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, ये F1 जनरेट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। हाँ, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी फोर्स लगा दूँ, ये वाली F2, ये हमने F2 फोर्स लगा दी है, तो बताओ इस F2 की वजह से यहाँ पे कैसा मूवमेंट क्रिएट होगा। इस F2 की वजह से ये ऐसे करके टर्न होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि F2 की वजह से, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और देखो क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली ये भी मोमेंट है और ये भी मोमेंट है, और हमें ये पता है कि अगर मैं दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा दूं, जिनकी वजह से इक्वल मोमेंट क्रिएट हो रहा हो, तो ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि वो दोनों मोमेंट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों का एप्लीकेशन हो रहा है, एक से एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है और एक से क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, और दोनों अगर सेम मोमेंट को जनरेट कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। मतलब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, और इधर से मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी सेम अमाउंट की फोर्स लगा रहा हूँ। इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों के दोनों फोर्सेस अगर इक्वल कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब उन मोमेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, और अगर वो दोनों कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, इसका मतलब कि हमें इन दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो कन्वेंशन के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। किसी एक को पॉजिटिव लेना था, किसी एक को नेगेटिव लेना था। आगे चल करके इसमें हॉगिंग और सैगिंग का एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, वहाँ से इसको रिलेट करें तो एक तरीके से सही रिलेशन ही बनता है। अभी के लिए आप ये मान लो कि किसी एक को पॉजिटिव, किसी एक को नेगेटिव लेना था, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अच्छा, क्या अगर हम लोग इनको चेंज करें तो आंसर अलग आएंगे? नहीं, अगर आप इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर लोगे ना, तभी भी आंसर सेम आएगा। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो आप ये लिखोगे ना कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, लेट सपोज जैसे देखो, एक बार के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको भी आप 5 मीटर मान लो, 5 मीटर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो फोर्स है इसको आप 15 न्यूटन मान लो, और ये जो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको आप मान लो 2 मीटर मान लो, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो आप मुझे बताओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 10 × 5 कितना हो गया, 50, 10 × 5, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ मोमेंट 1 बोल रहा हूँ। 10 × 5 कितना हो गया, 50 न्यूटन मीटर। क्या है ये, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, ये है 15 × 2,
तो ये कितना हो गया 30। तो M2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 15 इंटू 2, जो कि हो गया तुम्हारा 30 न्यूटन मीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जरा एक चीज़ देखो, मैं बोल रहा हूँ इस पे नेट कितना लग रहा है। अब आपने मुझे बोला कि सर मैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाह रहा हूँ, आप एक बार के लिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, तो पॉजिटिव वाला कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना चाह रहे हो तो -30 आ गया। ठीक है, रिजल्ट कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अच्छा 20 पॉजिटिव है नेगेटिव है? 20 पॉजिटिव है, तो 20 न्यूटन मीटर पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव तुम्हारा क्या था, क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लिया था अपने कंसिडरेशन के हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन मीटर का नेट क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। आप ही ने बोला था ना कि इसको हम लोग अगर चेंज कर लें तो गलत तो नहीं होगा, तभी तो मैंने चेंज किया था इसको। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले लेते पॉजिटिव, तो अगर जो कि सही है, मतलब सही इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि बुक में अगर इस तरीके से लिया हुआ है तो जनरली सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे, टीचर्स को इसी तरीके से चेक करने की भी एक तरीके से पड़ गई होगी। ठीक है, तो वो इजीली मतलब उसमें बार बार कोई सोचेगा नहीं। ठीक है ना, लेट सपोज अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव पॉजिटिव लिया होता तो ये पॉजिटिव हो जाता और ये वाला आपका नेगेटिव हो जाता, आंसर आपका नेगेटिव में आता। ठीक है, तो नेगेटिव में आता, और नेगेटिव वाला कौन सा था आपका, नेगेटिव वाला फिर आपने क्लॉकवाइज ले रखा है, फिर आप क्या बोलोगे, फिर से वही आ जाएगा ना, साइन चेंज होगा पर रहेगा, मूवमेंट भी वही रहेगा, और जो आपका ये जो साइन आएगा ना, ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना आंसर, वो हमेशा सेम आने वाला है। तो इसी वजह से आप साइन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का चेंज होता। ठीक है, लेकिन जब आप आंसर में लिखते हो तो आंसर में यही लिखते हो, फिर 20 न्यूटन नेट क्लॉकवाइज मोमेंट लिख देते हैं आप, मतलब जो भी सम करके आ रहा है ना। ठीक है, तो अभी समझ में आया। लेकिन आप अपने बुक के अकॉर्डिंग चलोगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक है, मतलब जो अभी हमने कर रखा है इस हिसाब से इसको रखना। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा अब। तो अभी आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, या फिर फैक्टर्स गवर्निंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट। टर्निंग बोल दो या फिर रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे रोटेशन को, किसको, रोटेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं वो देखेंगे अभी हम लोग। उसके लिए भी आप क्या मान लो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम ये करो कि यहाँ पे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट वो कोई भी ये व्हील जो है ये फिक्स हो रखा है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा, ये फोर्स अगर यहाँ पे लगाया तो मोमेंट कौन सा आ जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया। अगर इसी फोर्स को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सेम फोर्स को अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से ये वाला मोमेंट जनरेट होगा, और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये घूमेगा तो इसके अबाउट ना,
तो जब लेट सपोज ये था, आपने यहाँ से फोर्स लगाया, ये ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा। तो ये ऐसे करके घूम रहा है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है ये, क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब अगर आप यहाँ से फोर्स लगाओगे, इसको हटा दो, इस व्हील पे ये वाली फोर्स लगाओगे, तो ये ऐसे करके घूमेगा। और दोनों जगह से एक ही बार में फोर्स लग सकता है। हाँ हाँ, तो फिर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, जिसको अभी आगे देखेंगे हम लोग। अभी के लिए ये समझो कि अगर हमने ऊपर फोर्स लगाया था तो ये क्लॉकवाइज था, नीचे फोर्स लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब टर्निंग जो रोटेशन है वो ऑब्जेक्ट का चेंज हो जा रहा है। कब? जब आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर रहे हो। कैसे? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बाय चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये चीज़ क्लियर हो गई? क्योंकि अगर आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज किया तो भाई जो रोटेशन था पहले क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि लेट सपोज, इधर ध्यान दो जरा, ये आपका व्हील है कोई और ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, उस पर आपने F न्यूटन का फोर्स लगा दिया। यहाँ पे आप कोई एक फोर्स लगा रहे हो F का, इस पॉइंट पे, तो इसके अंदर जो मूवमेंट आएगा वो ये वाला आएगा। ये कौन सा हो गया आपका? क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर आप यहीं पे सेम इसी पॉइंट पे एक दूसरा फोर्स लगा दो, मान लो मैंने ये वाला फोर्स लगा दिया इस पॉइंट पे, ये वाला फोर्स, तो इसकी वजह से ये वाला मूवमेंट जनरेट होगा। कौन सा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब वो जब सेम हो जाएगा तब। लेकिन हमारा तो अभी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि रोटेशनल इफेक्ट चेंज होना है। आपने F न्यूटन की फोर्स ऐसे करके लगाई तो क्लॉकवाइज हो रहा था, सेम इसी पॉइंट पे अगर आप इस डायरेक्शन से लगाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। अरे ये बात पूछनी है, हाँ, अगर हम दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगाएंगे फिर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, आगे समझेंगे उसको। हाँ एंटी-क्लॉकवाइज से हमने 1 न्यूटन फोर्स भी ज़्यादा लगाया तो फिर वो एंटी-क्लॉकवाइज ही घूमेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सेम इसी पॉइंट पे इधर से 10 लगा रहे हो, इधर से 9 लगा रहे हो, इसका मतलब कि बहुत स्लो ही, लेकिन ये ऐसे करके घूम जाएगा। जिधर से मूवमेंट ज़्यादा हो रहा होगा उसकी तरफ वो घूमना शुरू कर देगा। तो है अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आइडियल केसेस मान करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा। तो जो फैक्टर्स रोटेशन को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं? मतलब अगर हमको रोटेशन चेंज करना हो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बोल दो, या फिर द फैक्टर्स विच कैन चेंज द रोटेशन। ठीक है, अफेक्ट बोल दो या फिर चेंज बोल दो। ठीक है, हाँ। तो दो चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रखा था किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? अभी ये चीज़ समझ में आ गई। अभी आगे बढ़ें फिर। इसके बाद है कि ऐसे आपके पास एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एग्जांपल्स कौन कौन से जहाँ पे आपने मूवमेंट को होते हुए देखा है, जहाँ पे कोई भी मशीन या फिर कोई भी चीज़ बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट वर्क कर रही हो। ठीक है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स बोल दो आप, रियल लाइफ एग्जांपल्स where turning effect or moment of force plays important role
रोल फॉर फंक्शनिंग मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि भाई उस मशीन के या फिर उस चीज़ के या फिर जो भी वो चीज़ है उसके वर्क आउटपुट देने के पीछे का जो मेन जो सोर्स है वो क्या है, वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप बताओ जरा, पहला कोई एग्जांपल आप बताओ। हाँ, क्या हो सकता है? मोटर की व्हील्स तो घुमाई जाती है ना, कोई ऐसा व्हील बताओ जिसमें व्हील को घुमाया जा रहा हो बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट। जैसे बाइसाइकिल के जो पैडल होते हैं ना, पैडल्स ऑफ बाइसाइकिल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे आप ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। अरे जब आप डोर को खोल रहे हो, लेट्स सपोज ये डोर है और ये यहाँ पे हिंज हो रखा है, तो जब आप इसको खोल रहे हो ना तो ये हिंज पॉइंट के अबाउट ही तो घूम रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट है? ये टर्निंग इफेक्ट ही तो है। अरे वो गोल घूमना जरूरी नहीं है, हल्का सा भी टर्न हो ना किसी एक पॉइंटेड पॉइंट के अबाउट, वो भी टर्निंग इफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो चाहे जैसे बाइसाइकिल में, जब आप बाइसाइकिल में जहाँ पे जैसे ये गोल सा जहाँ पे चेन लगी हुई होती है, तो यहाँ पे एक मान लो एक पेडल होता है ना यहाँ पे, तो आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, और ये पूरा ऐसे करके घूमता है, तो अल्टीमेटली ये क्या जनरेट कर रहा है? मोमेंट की वजह से तो हो रहा ही है इसका जो एक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर एक गांव में चलता है हैंड फ्लोर ग्राइंडर बोलते हैं उसको, हैंड फ्लोर ग्राइंडर, मतलब वो ऐसा गोल सा होता है, ऐसा चक्की जैसा होता है, ठीक है, बीच में एक वो कुछ लगा हुआ होता है जिसके अबाउट वो घूम रहा होता है। यहाँ पे एक खाली जगह बनी होती है जहाँ से आप ग्रेन्स को इसके अंदर डालते हो। यहाँ पे एक हैंडल होता है, उस हैंडल को पकड़ के आप ऐसे करके घुमाते हो। अब वो हैंडल क्योंकि इससे दूर है, ठीक है, तो आप इस हैंडल से घुमाओगे, इसके अंदर ग्रेन्स को डालोगे, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। कौन? हैंड फ्लोर ग्राइंडर है। नहीं, तो वो उसके अंदर जाएगा ना। होता क्या है, यहाँ पे दो, एक तो नीचे वाला पत्थर होता है, एक ऊपर वाला पत्थर होता है, ऊपर वाला पत्थर घूम रहा होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें आप ग्रेन्स इसके अंदर डालोगे, ये पत्थर घूमेगा, पत्थर काफ़ी भारी होता है, तो सारे ग्रेन्स क्या होंगे? टूटेंगे। आ रही है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके इससे तो इसके अंदर डालेंगे ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई चीज़ अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल कर दिया ऐसे करके, यहाँ पे अगर कोई चीज़ डालोगे आप, तो ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही जाएगा ना। हाँ, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ घुमा दोगे तो फिर मशीन ही ख़राब हो जाए। अच्छा, चौथा एक एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील का। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो स्टीयरिंग व्हील जो होता है उसका, उसमें भी आप किसकी हेल्प से कर रहे हो भाई? जैसे अगर ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, तो आप यहाँ से पकड़ के इधर और इधर से पकड़ के इधर कर रहे होते हो, तो एग्जैक्टली क्या है ये भी टर्निंग इफेक्ट की वजह से हुआ है, एटसेट्रा। अब आप मुझे ये बताओ पहले कि टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या हैं। अब वो चीज़ें एकदम दिमाग में क्लियर हैं, खुद से चीज़ों को सोच सकते हो, है? पूरा समझ में आ गया ये है? पक्का?